अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 3। हमने पब्लिक एंटरप्राइज के अंदर, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या पब्लिक सेक्टर के अंदर हमने 3 चीजें देखी थी। पहली थी हमारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो कि हम पूरी डिस्कस कर चुके हैं। पहली क्या थी? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। दूसरी है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हम इसको बोलते हैं। और तीसरा हमारे पास होता है गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, ये 3 चीजें हैं, ये पीछे लिखी हुई है। अगर यहाँ पे ऐसे आपको नहीं समझ में आता तो लिखा है। हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को इससे पिछले वाले पार्ट के अंदर पूरा फिनिश कर चुके हैं डिटेल में। हमने उसकी डेफिनेशन समझी, हमने उसके फीचर्स को देखा, हमने उसकी मेरिट्स को देखा, हमने उसके लिमिटेशंस को देखा और उसके एग्जाम्पल को भी देखा। इस वाले पार्ट में मुझे कराना है आपको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इसके अंदर हम सारी चीजें कवर करेंगे, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। पहले स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होता क्या है, ध्यान से देखो। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर पब्लिक एंटरप्राइज। आपको सबसे पहले ये चीज लिखनी जरूरी है कि ये पब्लिक एंटरप्राइज है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है उसी का एक पार्ट है, उसका ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब ये है, ये कैसे आता है? ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस मतलब ये कैसे, ये कहां से निकलता है? ये निकलता है स्पेशल एक्ट से, पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट एक स्पेशल एक्ट को पास करती है, उसकी वजह से आपकी एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन निकल के आ जाती है। ठीक है, द एक्ट डिफाइंस इट्स पावर एंड फंक्शंस। मतलब ये जो एक्ट बनाया गया ना, एक लॉ कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो इसको? सिंपल वे में एक लॉ बनाया जाता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा जीएसटी लॉ। जीएसटी लॉ आपने सुना होगा, ये उसी का पार्ट है। जीएसटी लॉ का आप बोल सकते हो वो एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ही है। ठीक है, तो जीएसटी लॉ जो आपका बना है या जीएसटी एक्ट जो आपका बना है, वो एक्ट आपको बताएगा कि आपके पास पावर क्या क्या है, आप कैसे काम कर सकते हो। एक पावर्स होती है ना कि एक जीएसटी एक्ट क्या क्या करवा सकता है। ठीक है, उसमें फंक्शंस क्या हो सकते हैं, क्या क्या रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे। अब आप सोचो, आपने अकाउंट्स में जीएसटी को बहुत अच्छे से समझा हुआ है। ठीक है, कि इनपुट जीएसटी होता है, आउटपुट जीएसटी होता है, दोनों को सेट ऑफ किया जाता है और जीएसटी लायबिलिटी पे की जाती है। अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो, अगर आपने जीएसटी ऑलरेडी अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज वाले चैप्टर में पढ़ लिया है तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये सब कहां से आया कि आपने इनपुट जीएसटी को, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी 3 होते हैं, तो इनपुट जीएसटी को सेट ऑफ करोगे आउटपुट जीएसटी से। ये सब कहां से आया, ये किसने बोला? ये सब आया है इसी एक्ट से। ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये मैं जीएसटी एक्ट नहीं समझा रहा, ध्यान रखना, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब आप इसको मिटा सकते हैं, अब नॉर्मल पढ़ते हैं कि कोई भी एक्ट डिफाइन करता है कि उसमें पावर क्या होंगी, फंक्शन क्या होंगे, रूल्स क्या क्या होंगे और रेगुलेशंस क्या होंगे और उसके एम्प्लॉइज को कैसे काम करना है वो भी, एंड इट्स रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कि इस वाले एक्ट का गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से क्या रिलेशन रहेगा। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस देयरफॉर हैव द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। इसके पास किसकी पावर? गवर्नमेंट की पावर होती है इसके पास। एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज। ठीक है, कि इनके पास ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी प्राइवेट एंटरप्राइज वाली होती है। मतलब ये अपने इंडिपेंडेंट क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। ध्यान से समझना, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो हमने पीछे पढ़ा था वहां पे हमने देखा था ये इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते। इंडिपेंडेंट डिसीजन ये खुद से नहीं ले सकते, इनको मिनिस्ट्री से डिसीजन अप्रूव करवाना पड़ता है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस माना जाता है। बट यहां पे इसके पास गवर्नमेंट तो पावर तो इस पे गवर्नमेंट वाली है, एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब इसके पास जो काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी है, डिसीजन लेने की, मैं बोल सकता हूं कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि डिसीजन कितने इजीली लिए जा सकते हैं, वो इसके पास प्राइवेट एंटरप्राइज जैसे होते हैं। मतलब इनके खुद के हेड जो होते हैं वो डिसीजन इजीली ले सकते हैं। ठीक है, तो फीचर्स के ऊपर बात करते हैं कि इसके फीचर्स क्या है। मैंने जैसे पहले भी बोला हुआ है, अगर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को समझना है या फिर आपको कोई और को समझना है तो उसके फीचर्स को अच्छे से देखो, क्योंकि फीचर्स के पीछे ही उसका पूरा मीनिंग छुपा होता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जैसा मैंने बोला कि ये कहां से आता है, ये सेटअप कहां से होता है या इसका एग्जिस्टेंस कहां से आता है, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आता है। एंड आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। और ये किससे गवर्न किया जाता है, मतलब ये चलाया किससे जाता है, इसके रूल्स रेगुलेशंस कहां से देखे जाते हैं, उसी प्रोविजन के एक्ट से देखे जाते हैं।
दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज होली ओन्ड बाय द स्टेट, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन को होली ओन कौन करता है, एक स्टेट ओन करती है। जैसे आपने देखा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आपकी जाती है मिनिस्ट्री के पास, लेकिन यहां पे ये कहां पे रहता है, स्टेट के पास रहता है। The government has the ultimate financial responsibility and has the power to appropriate its profit। और गवर्नमेंट के पास सारी कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल का मतलब आपको पता है ना, फाइनेंशियल, फाइनेंस, ये वर्ड कभी भी आए तो आप अपने इजी के लिए उसको मनी में समझ सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखना, कभी मनी लिख के मत आ जाना कि मनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास होती है, नहीं, लिखना आपको क्या ही है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट समझने के लिए ये फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, तो मनी से आप इसको क्या समझ सकते हो, ठीक है। बट मनी लिख मत देना कभी भी। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज द पावर टू अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट, इसके प्रॉफिट को कैसे अप्रोप्रिएट करना है, कैसे डिवाइड करना है, समझ रहे हो। क्योंकि देखो प्रॉफिट होंगे तो वो कहां कहां पे कितने कितने देने हैं, कहां पे कितना, अब आपने अकाउंट्स पढ़ी है तो आपको पता है प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन किया जाता है कि हम इतना रिजर्व में डालते हैं, हम इतना यहां करते हैं, हम इतना कहीं और ले जाते हैं, इतना हम निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीजें कौन करेगा, ये सारी चीजें आपकी एक गवर्नमेंट करती है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट के पास ओन किया जाता है होली। पार्शियली की बात नहीं कर रही, मतलब ये नहीं है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ओन नहीं करेगी, यहाँ पे पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट ओन करता है। एट द सेम टाइम द स्टेट ऑल्सो हैज टू बियर द लॉसेज इफ हैनी। अब सीधी सी बात ये हो गई है, आपने सोल प्रोप्राइटर पढ़ा था, आपको पता है सोल प्रोप्राइटर अगर प्रॉफिट होता है तो वो पूरा इसका, याद है, सोल प्रोप्राइटर का अगर प्रॉफिट होता है तो पूरा इसका, क्योंकि वो इकलौता इंसान होता है। इसका एप्रोप्रिएशन करना है, प्रॉफिट को कैसे कैसे कहां कहां बांटना है, ये सारे डिसीजन किसके होते हैं, सोल प्रोप्राइटर के। अगर इन केस कभी लॉस हो गया तो ये किसका, लॉस हो गया तो भी सोल प्रोप्राइटर का ही तो होगा। सेम चीज लिखी हुई है, अगर स्टेट इसको होली ओन करती है, पूरा ये स्टेट का है, तो अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी पूरा स्टेट गवर्नमेंट का, लॉस होगा तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट का, और अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल वाली वो भी किसकी होगी, वो भी स्टेट गवर्नमेंट की हो जाएगी। यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। सेकंड वाला फीचर भी एकदम अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं, आई होप आपको लर्न भी हो गया होगा। अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, A statutory corporation is a body corporate, ठीक है, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है। बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से देखना। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है कि ये किसी के ऊपर केस कर सकती है। सू का मतलब होता है केस कर देना, एंड बी सूड मतलब इसके ऊपर भी कोई केस कर सकता है। एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। आपने सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है अकाउंट्स में, ठीक है, आपने सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है अकाउंट्स में, जिसका मीनिंग ये होता है कि ओनर्स, जो ओनर होता है बिजनेस का और बिजनेस, वो दोनों अलग अलग एंटिटी आप काउंट करते हो, मतलब बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। वही चीज यहां पे लिखी हुई है, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है। मतलब ये है कि बिजनेस अपने नाम पे एक प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है, एक्वायर प्रॉपर्टी, एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकता है, उसके ऊपर केस किया जा सकता है, और कंपनी, वो जो बॉडी कॉर्पोरेट है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, वो किसी के ऊपर केस भी कर सकती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जीएसटी डिपार्टमेंट ने किसी फर्म के ऊपर केस कर दिया, फर्म के ऊपर केस कर दिया मतलब सू कर दिया। अब सीधी सी बात है, अगर इसने फर्म के ऊपर केस किया, केस फाइल किया, तो हम ये बोलेंगे जीएसटी डिपार्टमेंट ने केस किया, हम ये नहीं बोलेंगे वहां पे जो बैठा हुआ आदमी है उसका नाम नहीं बोलूंगा मैं कभी भी, ठीक है। या किसी इंसान ने जीएसटी डिपार्टमेंट पे केस कर दिया कि इन्होंने गलत मेरा टैक्स का मेरे पे पेनल्टी जो लगाई है वो गलत लगा दी, तो ये काम भी हम जीएसटी डिपार्टमेंट, किसी इंसान के ऊपर केस नहीं करेंगे, और जीएसटी डिपार्टमेंट ही एक अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकता है, ठीक है। ये एग्जांपल है, आप, मैं जीएसटी वाला नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा आपको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हूं, क्योंकि एग्जांपल देके समझ में अच्छे से आता है इसीलिए, ठीक है। तो ये एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है जो अपने नाम पे सारी चीजें कर सकता है। नेक्स्ट देखो, दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइज इज यूजुअली इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट फाइनेंस्ड होती है। जैसे आपको पता होगा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, हमेशा ना इसको ना वो करके चला करो। देखो एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा कोई भी चीज पढ़ो और अगर ऐसी कोई चीज आए, जैसे यहां पे आ गया कि इंडिपेंडेंटली फाइनेंस है, तो आपको डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का ना डिफरेंस समझना है। वहां पे गवर्नमेंट इसको फाइनेंस करती थी, गवर्नमेंट अपनी ट्रेजरी से इसको क्या करती थी, फाइनेंस करती थी, बट यहां पे ये इंडिपेंडेंटली फाइनेंस होते हैं, ठीक है।
इट ऑब्टेन फंड्स बाय बोरोइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट से बोरो करती है फंड्स, ठीक है, ये क्या करती है, गवर्नमेंट से बोरो करती है, वो तो सीधा सीधा ले लेते थे, और फ्रॉम द पब्लिक थ्रू रेवेन्यूज derived from sale of goods and services, ठीक है। A statutory corporation is not subject to the same accounting procedures applicable to government department। अब ये वाला पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अलग से अकाउंटिंग के प्रोसीजर होते हैं, यहां पे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के ऐसे कोई होने की जरूरत नहीं है, इनके अकाउंटिंग प्रोसीजर सेम नहीं हो सकते गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जैसे होते हैं। ये वाला पॉइंट आपको अकाउंटिंग में अच्छे से समझ में आएगा, अभी नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट है द एम्प्लॉइज ऑफ दीज एंटरप्राइजेस आर नॉट गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट्स। जैसे आपने देखा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, बट यहां पे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और सिविल सर्वेंट्स नहीं होते एंड आर नॉट गवर्नड बाय गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। इन पे गवर्नमेंट की कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं लगाई जा सकती। ये कहां से गवर्न होते हैं, अब आपको याद आना चाहिए, ये गवर्न होते हैं उसी एक्ट से जिससे ये बना होता है, वहां से ये गवर्न होते हैं, वहां पे इनके सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मैरिट्स। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के मैरिट्स क्या होते हैं, बहुत सिंपल है सारे। दे एंजॉय इंडिपेंडेंस, आपको पहला पॉइंट ही समझ में आ गया, क्योंकि वहां पे इंडिपेंडेंस नहीं होती। याद करो, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में इंडिपेंडेंस नहीं होती, क्योंकि वहां पे आपकी मिनिस्ट्री होती है जो बीच में आ जाती है, ठीक है। यहां पे इंडिपेंडेंस होती है इन देयर फंक्शनिंग, इसको काम करने के लिए इंडिपेंडेंस होती है, डिसीजन फटाफट से अपनी मर्जी से ले सकते हैं। एंड अ हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब बिजनेस को फ्लेक्सिबल, मतलब चलाने के लिए अपने हिसाब से ये जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। सिंस द फंड ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट कम फ्रॉम द सेंट्रल बजट, मतलब इनका जो फंड्स है वो आप बोरो करते हो गवर्नमेंट से, वो किसी ट्रेजरी से नहीं आता, ठीक है, तो आपका ये वहां से नहीं आता, सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आता। द गवर्नमेंट जनरली डज नॉट इंटरफेयर, तो गवर्नमेंट जब उनके पास से पैसा आता ही नहीं है तो वो इंटरफेयर भी नहीं करेगी। अब देखो, गवर्नमेंट की ट्रेजरी होती है, ठीक है, जिनमें गवर्नमेंट का सारा पैसा रखा है, अगर आप उसमें से पैसा लोगे तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी कि आप क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसे करके। तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में ये प्रॉब्लम है। बट यहां पे जब इनके पास से गवर्नमेंट ट्रेजरी से पैसा आ ही नहीं रहा, गवर्नमेंट ट्रेजरी से पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती ही नहीं है फाइनेंशियल मैटर में। फाइनेंशियल का मतलब आपको पता है ना, इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब मनी का कोई भी मैटर होता है वहां पे जो गवर्नमेंट होती है वो इंटरफेयर नहीं करती, इंक्लूडिंग देयर इनकम एंड रिसीट। अगर इनकम रिसीट के बारे में भी उनको कोई लेना देना नहीं होता गवर्नमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंस दे आर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन दे फ्रेम देयर ओन पॉलिसीज, मतलब ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होती है तो ये अपनी पॉलिसीज खुद बनाती है, ये किसी मिनिस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, पॉलिसीज खुद बनाते हैं, प्रोसीजर भी खुद बनाते हैं। और ये प्रोसीजर और पॉलिसीज कहां पे लिखी होती हैं, ये उस एक्ट में लिखी होती है जहां से ये आता है, जिस एक्ट से ये आता है उसमें ये सारी चीजें आपको लिखी होती हैं, पॉलिसीज और प्रोसीजर। लास्ट मेरिट आता है, अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब अगर आपको इकोनॉमी को बूस्ट करना है, इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे एक बहुत अमाउंट ऑफ, गुड अमाउंट ऑफ, मैं बोल सकता हूं, रेवेन्यू जनरेट होता है एक गवर्नमेंट के लिए। इट हैज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट कंबाइंड विद द इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज, मतलब इसके पास जो पावर होती है वो गवर्नमेंट जैसी होती है, बट ये काम कैसे करता है, प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह। मतलब आप यहां पे डिसीजन खुद से ले सकते हो, एक इंसान यहां पे बैठा बैठा डिसीजन ले सकता है, पूरी मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट के पास अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती है। हां, बट जो भी ये डिसीजन लेगा कोई भी इंसान, वो एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एक्ट के बियॉन्ड जाके ये भी डिसीजन नहीं ले सकते। मतलब एक्ट में अगर लिखा है कि आप डिसीजन यहां पे ये ले सकते हो तो वही ले सकते हो, आप उसके बियॉन्ड जाके अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले सकते। इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, लिमिटेशंस देखेंगे। इन रियलिटी अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन डज नॉट एंजॉय एज मच एज ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एज स्टेटेड अबव। अगर रियलिटी की बात करूं तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, देखो पीछे क्या लिखा था कि इनके पास ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब ये अपने आप सारे काम कर सकते हैं, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता, ये इतने भी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इनके पास नहीं होती जैसी पीछे लिखी हुई थी। ऑल एक्शन आर सब्जेक्ट टू मैनी रूल्स एंड रेगुलेशन। ऐसा क्यों है,
अब आप ये सोचोगे ऐसा क्यों है, क्या गवर्नमेंट आके इंटरफेयर करती है? गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। रूल्स और रेगुलेशंस ही इतने सारे होते हैं, इतने सारे होते हैं, इतने सारे होते हैं कि वो इनको ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी से रोकना शुरू कर देते हैं, मतलब फटाफट से डिसीजन लेने नहीं देते। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज ऑलवेज बीन देयर इन मेजर डिसीजन और वेयर ह्यूज फंड्स आर इन्वॉल्व। सिंपल सी बात है, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व है, ह्यूज फंड्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मतलब पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस तो हमारा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में भी देखा जा रहा था, यहां पर भी हम देख पा रहे हैं कि इनके भी डिसीजंस यहां पे रोल प्ले करते हैं। वेयर देयर इज डीलिंग विद पब्लिक, रैम्पेंट करप्शन एग्जिस्ट। आपको पता होगा कि यहां पे करप्शन होने के चांसेस हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहां पे पब्लिक से डीलिंग की जाती है। ठीक है, पब्लिक से डीलिंग की जाएगी तो पब्लिक यहां पे आके अपना ओपिनियन देती है, पब्लिक के ऊपर कोई पेनल्टी लगती है तो पब्लिक वहां पे अपना करप्शन करना शुरू कर दे, तो करप्शन का यहां पे एक मेजर रोल होता है। द गवर्नमेंट हैज अ प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग एडवाइजर्स to the corporation board. This curbs the freedom of the corporation in entering into contracts and other decision. If there is any disagreement, the matter is referred to the government for final decisions. This further delay action. Simple सा ये बताया हुआ है कि यहां पे जैसे हमने बोला कि ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी मतलब बिजनेस को चलाने की सारी फ्लेक्सिबिलिटी, सारी अथॉरिटी किसके पास होती है? एक्ट के पास। गवर्नमेंट से नहीं पूछना होता, बट गवर्नमेंट क्या करती है? एक अपॉइंट करती है एडवाइजर, जो एडवाइस करता रहता है इनको कि ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। इससे क्या होता है? इससे दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट होने शुरू हो जाते हैं। अगर मान लो जैसे एक्ट कुछ बोल रहा है कि, या फिर आपको यह है कि वो इंसान बोल रहा है, जीएसटी अगर डिपार्टमेंट का एग्जांपल दो, वो वहां का ऑफिसर कुछ और कह रहा है, बट हमारा ये जो गवर्नमेंट है उसने जो अपॉइंट किया एडवाइजर वो कुछ और कह रहा है, और जब दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट होने लग जाता है, मतलब दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग बात बोलने लग जाते हैं, तो लास्ट में गवर्नमेंट के डिसीजन को फाइनल माना जाता है, जिससे डिले हो जाता है एक्शन। क्योंकि झगड़े होंगे तो बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या प्रॉब्लम है, उनको सॉर्ट आउट करने में आपका एक्शन डिले हो जाता है, मतलब जो भी आपको एक्शन लेना है वो और लेट होना शुरू हो जाता है, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को, मतलब अपने एडवाइजर को अपॉइंट करके ये सारे काम कर रही होती है। ठीक है, तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आती है, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। पार्ट नंबर 3 हमारा यहां पे कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि स्टैट्यूटरी आपकी कॉर्पोरेशंस क्या होती है।